हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। हमने अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में 2019 के अनसोल्ड 346 FE के 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। 3 क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमारे खंड थे, ठीक है, उसमें हमने सारे पूरे कर लिए थे। आज हमारा खंड चलेगा अगला द, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज हमने सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेट का नाम है 346 FE, लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड द, ठीक है। क्वेश्चन 4 चौथे क्वेश्चन का पहला है कि इसमें कहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कीजिए, यानी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 व 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें वैद्युत धारा बतानी है तो प्राथमिक कुंडली से ली गई है। उससे पहला कहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कीजिए या ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? इसमें लिखा सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर अन्योन्य सिद्धांत के प्रेरणा पर कार्य करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर है अन्योन्य प्रेरणा का जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण हो तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है और यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और यही इसका क्या है? सिद्धांत। यानी इसमें क्या करते हैं, हम दो कुंडली लेते हैं और दो कुंडली को एक दूसरे के पास रखते हैं, यानी इस प्रकार की कुंडली होती है, ठीक है, कुंडली होती है। और इनमें से क्या करते हैं, एक कुंडली में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली होती है, दूसरी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। तो दूसरी कुंडली में हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो वैद्युत धारा इस वाली कुंडली में प्रवाहित करते हैं। तो वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करने से क्या होता है, तो जो हमारी पहली कुंडली है इसके चुंबकीय मान में यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि जब वैद्युत धारा का वैल्यू हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसके पास इसकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरीके से जाती है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इससे क्या होता है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल e उत्पन्न हो जाता है। और एक यदि परिपथ पूरा जुड़ा हुआ हो, यानी परिपथ किसी भी उपकरण से जुड़ा हुआ है, यहाँ मान लीजिए बल्ब लगा दिया, तो उससे क्या होगा, इसमें एक वैद्युत धारा भी बहने लगती है। तो यही सिद्धांत है हमारे ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में ये लिखा है कि जब हम किसी दो निकट रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के कारण उसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली का परिपथ पूरा होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया था हमें। क्वेश्चन में कहा था जो पहली कुंडली है उसमें फेरों की संख्या 1100 है और जो दूसरी कुंडली है उसमें 110 है। और जो पहली कुंडली है जो उसमें वोल्टेज दिया था हमें 220 और जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है 220। तो हमें बताना है कि पहली कुंडली में वैद्युत धारा कितनी बह रही होगी। तो इसमें एक फार्मूला होता है परिणामन अनुपात का। परिणामन अनुपात होता है R बराबर NS/NP बराबर VS/VP, ठीक है। NS का वैल्यू हमें पता था कितना था, 110, और NP का वैल्यू था 1100। VS हमें निकालना था, ठीक है, यानी हमें निकालने तो वैद्युत धारा है परंतु उससे पहले हमें VS निकालना पड़ेगा, ठीक है। VP का वैल्यू कितना है, 220। तो यहाँ से हमने क्या करा, VS का वैल्यू अलग कर लिया और इसमें क्या होगा, 220 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यानी 220 गुणा 110/1100, ठीक है। 1100 से 10 बार कट जाएगा और इसकी 1 0 से इसकी 1 0 कैंसिल। तो यानी VS का वैल्यू कितना आ गया, हमें पता चलेगा जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली में कितना वोल्टेज लग रहा होगा, दूसरी कुंडली में वोल्टेज लग रहा होगा आपका 22 वोल्ट का, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे तो दूसरी कुंडली में वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी। इसके लिए फार्मूला लगा दिया ओम का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर IR। यदि दूसरी कुंडली के लिए बात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे VS बराबर IS इंटू RS, ठीक है। हमें क्या निकालना है, IS, तो RS कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बेस में, तो VS के बेस में। तो यानी हमारा फार्मूला बन गया IS बराबर VS/RS। VS का वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था 22, और RS का वैल्यू उन्होंने दे रखा कितना है, 220। तो इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे IS का वैल्यू आ जाएगा, यानी दूसरी कुंडली जो है
उसमें हमें वैद्युत धारा पता चल जाएगी 1 कितना होगा 10 एम्पियर। इसके बाद हमें क्या निकालना था, पहली कुंडली में वैद्युत धारा। तो पहली कुंडली में वैद्युत धारा के लिए हम फिर से परिणामन अनुपात का ही फॉर्मूला लगाओगे। तो परिणामन अनुपात का एक और फार्मूला होता है IP/IS बराबर VS/VP। ठीक है, IP हमें निकालना था, IS का वैल्यू कितना था 1/10, VS हमने निकाला था कितना आया था 22 और VP हमें दिया था कितना था 220। ठीक है, तो हम इससे से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा 10 बार। ठीक है, और इस 10 की गुणा हो जाएगी ऊपर। ठीक है भाई, यानी इस 10 की गुणा यहाँ पर कर देंगे 1/10 की गुणा। तो 1/10 की गुणा हमने इधर कर दिया और यहाँ पर कितना बचा था 10। 1/10 और गुणा बटे में क्या है 10, तो कितना हो जाएगा 1/100। ठीक है, और 1/100 यानी 100 से यदि आप 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0.01 एम्पियर। यही हमसे पूछा था कि प्राथमिक कुंडली जो है उसमें वैद्युत धारा बताइए कितनी होगी। तो प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा कितनी होगी 0.01 एम्पियर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है विभवमापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन भी कीजिए। यानी इसमें हमें परिपथ भी बना के दिखाना है और जो सूत्र है आंतरिक प्रतिरोध का वो भी ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो परिपथ होता है, परिपथ में हम क्या करते हैं, इस परिपथ में क्या लिखा है, सबसे पहले प्रयोग विधि देखिए। इसमें लिखा पहले कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं तथा कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं। अब इसमें कुंजी K1 और K2 कहाँ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लग रही है कुंजी K1 और यहाँ पे लगी है कुंजी K2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस परिपथ में करते क्या है, इसमें होती है हमारी एक बैटरी होती है B1, उसका जो पॉजिटिव सिरा है B1 का जो पॉजिटिव सिरा है हम विभवमापी के तार ए से जोड़ते हैं, ए सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, और जो विभवमापी के तार का B सिरा है उसे बैटरी के नेगेटिव सिरे से किसके थ्रू जोड़ते हैं, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। अब हमें जिस भी सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस सेल के धन सिरे को हम कहाँ जोड़ते हैं, उस सेल के धन सिरे को हम जोड़ते हैं जो विभवमापी का तार का ए सिरा है उससे जोड़ दिया हमने उसके धन सिरे को। ठीक है, ये है इसका पॉजिटिव सिरा, ये जोड़ दें यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो हमारी सेल होती है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके साथ हम समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स भी जोड़ते हैं और प्रतिरोध बॉक्स के साथ क्या लगी रहती है कुंजी K2। ठीक है, अब यहाँ पे धारा मापने के लिए एक हम शंट युक्त धारा मापी लगा देते हैं, इसे बोलते हैं शंट युक्त धारा मापी। और इसे जो है हम जो कि J के द्वारा विभवमापी के तार से संबंधित कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने देखो क्या लिखा है इसमें प्रयोग विधि में लिख रखा है सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करते हैं तथा कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं। यानी हम इसे ऑन करेंगे और इसे ऑफ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद लिखा है तथा जो कि J को विभवमापी के तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करके शंट हटा देते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे हम, जो कि J है से तार पे इस तरीके से खिसकाओगे जहाँ भी हमें विभवमापी में धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी उसे बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। यानी जब धारा मापी जिस पॉइंट पर भी कोई भी वैद्युत धारा नहीं दिखाने का कि उस पॉइंट पर वैद्युत धारा नहीं है उस स्थिति को बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। तो हम शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेंगे और जो तार लगा है शंट इसे बोलते हैं शंट। ठीक है, इसे शंट को हटा देंगे। फिर क्या लिखा, फिर से शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यानी शंट हटाने के बाद फिर से शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करेंगे। तो शून्य विक्षेप स्थिति कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो कि J है से इस तरीके से इधर उधर खिसकाते हो रहेंगे और हमें शून्य विक्षेप स्थिति जहाँ भी मिलेगी वहीं पर हम रोक देंगे। अब हमने मान लिया यदि तार के ए सिरे से L1 दूरी पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, यानी तार का जो ए सिरा है इससे L1 स्थिति पे हमें कहीं भी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी। तो सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, E बराबर क्या होता है KL। हमें कहाँ पे मिली थी, कितनी दूरी पे मिली थी, L1 दूरी पे, तो इसलिए लिख दें हम E बराबर K × L1। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, इसके बाद लिखा है अब कुंजी K2 को ऑन करके प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से उपयुक्त प्रतिरोध R लगाते हैं। यानी जो आपका प्रतिरोध था ये प्रतिरोध बॉक्स में से कुंजी को हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ इसमें प्रतिरोध लगा के देखेंगे। ठीक है, प्रतिरोध लगा के देखेंगे हम। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तथा पुनः शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम प्रतिरोध बॉक्स के अंदर यहाँ प्रतिरोध लगा करके देखेंगे और फिर से जो कीजिए इस तरीके से इधर उधर घुमा के देखेंगे तार पे, जहाँ भी हमें शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी वो हमें किसका वैल्यू बता देगी कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर कितना प्रतिरोध लगेगा। तो अब हमने क्या करा, शून्य विक्षेप स्थिति यदि तार के ए सिरे से L2 दूरी पर प्राप्त होती है तो शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी हमें कहाँ पे, L2 दूरी पर तार के ए सिरे से। तो अब जो हमारा ये आएगा विभव, ये किसका विभव होगा, ये होगा हमारी सेल का विभव। ठीक है, तो सेल का विभव कितना होगा हमारा, क्योंकि हमने आपके प्रतिरोध निकाला था प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध लगा करके देखा था। ठीक है, निकाल ले और लगा के देखे तो इससे हमें शून्य विक्षेप स्थिति जो प्राप्त होगी
वो हमें बताएगी कि जो शेल जुड़ी थी हमारी उसका विभव कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया V बराबर K इंटू L2, क्योंकि हमें अब कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ था, L2 दूरी पे, ठीक है। तो हमारी जो समीकरण पहली थी ई बराबर क्या आई थी समीकरण K इंटू L1, और जो समीकरण 2 आई आपकी K इंटू L2, दोनों क्या कर देंगे डिवाइड, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो E अपॉन V बराबर क्या आ जाएगा L1 बटा L2, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, E अपॉन V का वैल्यू निकाल लिया L1 बटा L2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखा है माना दिए गए शेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। जब इस शेल को R ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा, तो परिपथ में बहने वाली धारा का वैल्यू होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो जो शेल थी, शेल का विद्युत वाहक बल हमने कितना मान लिया E, और कुल प्रतिरोध कितना होगा, जितना प्रतिरोध हमने बाहर जोड़ा यानी बाह्य प्रतिरोध जो हमने प्रतिरोध बॉक्स में लगाया था, और प्लस शेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना आ जाएगा, R कैपिटल R इंटू स्मॉल r की गुणा I में कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, E बराबर I इंटू ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 4, ठीक है। और जो आपकी आई थी अनुपात में, से मान लिया समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए इससे बाद में क्या करा, यदि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो V, तो आपका फॉर्मूला होगा V बराबर IR, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, V बराबर IR। तो हमने क्या करा, V बराबर IR लगाया, यानी हमने यहाँ पे क्या रखा, हमारी समीकरण आ गई थी समीकरण नंबर जो 4 थी, समीकरण नंबर 4 आई थी हमारी E, क्या आई थी भाई समीकरण नंबर 4 आई थी हमारी E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो आपकी समीकरण आई थी समीकरण नंबर 5 आई V बराबर IR, यानी क्या आ गया समीकरण V बराबर I इंटू R। अब दोनों समीकरणों को क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो आई से आई कैंसिल, यानी E अपॉन V का वैल्यू आपका आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटा R। तो ये लिखा है यहाँ E बराबर क्या आ गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R। अब हमने क्या करा, तो कैपिटल R था उसे कैपिटल R के नीचे भी लिख दिया और स्मॉल r के नीचे भी लिख दिया, यानी जब इसे आप कैपिटल R बटा कैपिटल R रखोगे तो कितना आ जाएगा 1, और स्मॉल r बटा कैपिटल R कितना आ जाएगा, स्मॉल r बटा कैपिटल R। अब जो 1 था 1 को हम इधर ले गए, इसमें से घटा दिया, तो हमारा स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर आ गया E अपॉन V माइनस 1। यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना था, आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इस R की गुणा भी इधर ही कर देंगे। तो अब हमारा वैल्यू आ जाएगा स्मॉल r बराबर आ गया हमारा कैपिटल R और ब्रैकेट के अंदर E अपॉन V माइनस 1। अभी हमने पहले निकाल लिया था E अपॉन V का वैल्यू कितना आया था, E अपॉन V का वैल्यू हमारा आया था L1 बटा L2। तो यानी E अपॉन V की जगह हम क्या रख सकते हैं, L1 बटा L2, ठीक है। चूँकि हमारा समीकरण नंबर 3 में E अपॉन V का वैल्यू क्या गया था, L1 बटा L2। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह रख दिया यहाँ पे L1 बटा L2। तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा हमारा R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R और ब्रैकेट के अंदर L1 बटा L2 और माइनस 1। यही हमें निकाल के दिखाना था डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 गे। इसमें कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी उन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसे V वोल्ट से त्वरित कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक कितना होगा। तो देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। द्रव्य कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, लैम्बडा बराबर h अपॉन mv होती है। किसी कोई भी द्रव्य कण है उससे संबंधित जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है डी ब्रोगली की होती है लैम्बडा बराबर h अपॉन mv। m क्या होता है उस कण का द्रव्यमान, v क्या होता है उसका वेग, और h क्या होता है प्लांक नियतांक, और लैम्बडा तो है तरंग दैर्ध्य। इसके बाद लिखा है माना किसी इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान m तथा उसका वेग v, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से हमने v का वैल्यू निकाल लिया, तो 2 का गुणा ऊपर कर देंगे और m चला जाएगा बेस में, यानी 2k अपॉन m, और जो इसका स्क्वायर है वो किस पे आ जाएगा, रूट के रूप में ऊपर आ जाएगा इसके। अतः इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था, लैम्बडा बराबर h अपॉन mv। तो v का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो v का वैल्यू आपका कितना है, अंडर रूट 2k अपॉन m, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो m है बाहर इसे भी अंदर दे दिया, इसे यदि हम अंदर स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे इस तरीके से। अब इसे यदि आप बाहर निकल लोगे तो क्या होगा m, यदि इसे अंदर लिखोगे तो किस रूप में लिखना पड़ेगा, m स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हमने यही करा,
जो m था इसे हम अंदर ले गए और इसे स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे क्या होगा, अब आपका 1m से 1m कैंसिल, ठीक है, तो आपका अंदर बच जाएगा √2km, अंदर क्या बच जाएगा √2km। तो आपका यहाँ से तरंग दे देगा, एक फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या आ गया, h/√2km। परंतु हमें विभवांतर के पदों में निकालना था, तो आपको पता होना चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी होती है K बराबर E/V, ठीक है, K बराबर E/V। तो हम क्या रख सकते हैं, K की जगह यहाँ पे क्या रख सकते हैं, E/V। तो हमने क्या करा, K की जगह रख दिया E/V। तो यही आपका फॉर्मूला है, यही डेरिवेशन आपसे पूछा था विभवांतर के पदों में, इसका वैल्यू बताइए। बस हमने क्या कर रखा है, इससे आगे इन सब का वैल्यू रख दिया, क्योंकि h क्या होता है, प्लांक नियतांक, इसका वैल्यू हमें पता है। 2 है एक संख्या, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो नहीं बदलता, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो नहीं बदलता, ठीक है। यदि आप इन सब का वैल्यू रखोगे और यहाँ से इसे पूरा हल करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा लैम्बडा बराबर 12.27/√V, और वो भी किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में। यदि मीटर में देखना है तो मीटर में इतना आ जाएगा भाई, मीटर में कितना होगा आपका, मीटर में आ जाएगा लैम्बडा बराबर 12.27 गुणा 10⁻⁻10 और बटा √V मीटर में। यदि 10⁻⁻10 को हटाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, एंगस्ट्रॉम में। तो आपका तो डेरिवेशन तो फिलहाल यहीं तक था, जहाँ तक ये वाला डेरिवेशन था आपका, ठीक है, ये आपसे पूछा था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चौथा, इसमें कहा समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, प्रति एक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो समभारिक और समस्थानिक क्या होता है, तो पहला लिखा है इसमें समस्थानिक। समस्थानिक इसका दूसरा नाम क्या है, समप्रोटोनिक, यानी ऐसे एक ही तत्व के परमाणु जिनके प्रोटॉन या फिर परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बराबर, वे कहलाते हैं समस्थानिक। तो देखिए इसकी परिभाषा इंग्लिश में बोलते हैं इसे आइसोटॉप्स या आइसोप्रोटॉन्स। किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक या समप्रोटोनिक या आइसोटॉप कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी Z समान परंतु द्रव्यमान संख्या यानी A अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसकी दोनों परिभाषा लिखे, जौन सी भी आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हो। इसके बाद लिखा है परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है, इसलिए इन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान होने की वजह से इन्हें आवर्त सारणी में भी एक ही जगह रखा जाता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं समस्थानिक। फिर लिखा है इसमें उदाहरण भी पूछ रखे थे, तो कुछ तत्वों के समस्थानिकों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। तो उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन का समस्थानिक क्या होता है, 17Cl35 और 17Cl37, ठीक है। ये दोनों कैसे है, समस्थानिक, यानी आवर्त सारणी में एक ही जगह रखा जाएगा, बस इनका क्या है, द्रव्यमान संख्या अलग है, ठीक है। इसके बाद लिखा है लिथियम। लिथियम होता है 3Li6 और 3Li7। हाइड्रोजन होता है 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा भाई, हाइड्रोजन। इसका नाम है आपका ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। इसके बाद लिखा है हीलियम। हीलियम होता है 2He3 2He4। ऑक्सीजन होता है 8O16 8O17 8O18। इसके बाद आपका यूरेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम होता है 92 U235 और 92 U236। इसका यूज करा जाता है परमाणु बम के अंदर ईंधन के रूप में। इसके बाद आपका दूसरा था समभारिक। तो देखिए भाई समभारिक क्या होता है, समभारिक यानी बोलते हैं आइसोबार्स। इसमें लिखा है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। यानी इनके अंदर क्या है, जितने भी न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियंस मतलब आपका जो द्रव्यमान संख्या है यदि वो बराबर है तो उसे बोलते हैं हम समभारिक, ठीक है। और उनके जो नाभिक है, नाभिकों के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। इनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है और जो ऊपर वाले थे उनमें क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इन तत्वों को आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है और इसी कारण इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। कुछ समभारिकों के उदाहरण निम्न प्रकार है। पहला है आपका 1H3 और 2H
2He3, यानी इनके जो ये है परमाणु भार ये तो समान है, परंतु यो क्या है आपका हाइड्रोजन, यो क्या है हीलियम। तो इन आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक अलग अलग होने की वजह से अलग अलग स्थान पर ही रखा जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा 8O17 और क्या है 9F17, यानी इनका जो परमाणु क्या है भार जो है समान, या द्रव्यमान संख्या कह दो से या परमाणु भार कह दो, ये तो होते हैं समान, परंतु इनका परमाणु क्रमांक अलग है। इसी प्रकार है आपका तीसरा 6C14 और 7C14, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डे, इसमें कहा है नतिकोण की परिभाषा दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षेत्रीय घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रम से 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नतिकोण होता क्या है। नतिकोण में लिखा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है वह नमन या नतिकोण कहलाता है और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप एक चुंबकीय सुई को बिल्कुल सीधा स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगी तो क्षेत्र के साथ उसका जो भी एंगल बनेगा, यानी क्षेत्रीय रेखा के साथ उसका जो भी एंगल बनेगा वही एंगल क्या कहलाता है आपका नमन या नतिकोण, ठीक है। नमन के नाम से भी आता है नमन या नतिकोण। ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है चुंबकीय अक्ष पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, तथा चुंबकीय निरक्ष पर नतिकोण का मान 0 डिग्री होता है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया था, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, क्षेत्रीय घटक जिसे हम किससे लिखते हैं H से, इसका वैल्यू दिया था 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम V से लिखते हैं इसका वैल्यू दिया था 3√3 और इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हमने क्या करा, पॉइंट लगा दिया, यानी हमने क्या करा भाई इसका एक पावर घटाया और यहाँ पे आगे पॉइंट लगा दिया, तो आपका बन गया 0.3 √3 और गुणा 10⁻⁴। इससे क्या हुआ, दोनों की पावर होगी बराबर, ठीक है। अब इन्हें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, इसीलिए हमने दोनों की पावर क्या कर दिया पहले बराबर। आपको निकालना था हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और नतिकोण। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है √h² + v²। h क्या है आपका, h था आपका 0.3 × 10⁻⁴, इसका कर दिया वर्ग, और ये कितना आया था आपका, ये आया था आपका 3√3 × 10⁻⁵, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, इसका वर्ग कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 0.09 × 10⁻⁸, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 ये है रूट में से बाहर निकल जाए, कितना हो जाएगा 9 × 3 और इसके यहाँ पर कितना था 5 5 दूनी कितना हो जाएगा -10, ठीक है। हमने क्या करा, पॉइंट हटा लिया, पॉइंट हटाने के बाद इन्हें 2 0 का ऊपर लेगी, ठीक है। ये कैसी थी -8 और -2 और हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सारी की सारी -10। तो यहाँ कितना हो गया 9 × 10⁻⁻10 और यहाँ कितना हो गया 9 × 3 × 10⁻⁻10। इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये आ गया 27 × 10⁻10। और आगे क्या था इसमें 9 × 10⁻10, 27 को 9 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 36 × 10⁻10, ठीक है। तो रूट में से 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 10⁻10 का -5 बाहर आ जाएगा। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी का, b बराबर 6 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना था नतिकोण। तो नतिकोण का वैल्यू क्या होता है, नतिकोण का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan 1 v/h, ठीक है। b का वैल्यू कितना आया था, हमने पॉइंट में निकाला था, पॉइंट में कितना आया 0.3 × 10⁻⁻⁴ √3 × 10⁻⁴, और h का वैल्यू था 0.3 × 10⁻⁴। तो 0.3 से 0.3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल √3, और tan में जो √3 है वो किसका वैल्यू होता है tan 60 का, ठीक है। तुलना करने पर tan से tan कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे h बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका नतिकोण का, थीटा बराबर 60 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाँचवा का क्या, इसमें कहा है एक 10 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 20 मिलीवोल्ट है। इसे 10 किलोहर्ट्ज की श्रव्य तरंग जिसका आयाम 10 मिलीवोल्ट है के साथ मॉड्यूलित किया जाता है। परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्ति तथा उनके आयाम भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें सबसे पहले हमें जो वाहक तरंग है उसकी आवृत्ति दिया है, इसे लिखते हैं FC से, इसका वैल्यू दिया है 10 मेगाहर्ट्ज।
या इसे हम क्या लिख सकते हैं 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है। इसके बाद ईसी यानी वाहक तरंग के लिए वोल्टेज दिया है 20 मिली वोल्ट। और इसके बाद हमें दिया है एफएम यानी जो आपकी श्रव्य तरंग है उनके लिए हमें दे रखा है जो दे रखा 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है। ईएम दे रखा है 10 मिली वोल्ट। आपको क्या बताना है यूएसबी और एलएसबी का मतलब होती है यानी पासर बैंडों की आवृत्ति। पासर बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक होता है लोअर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी एक होता है उच्च आवृत्ति वाला बैंड और एक होता है निम्न आवृत्ति वाला बैंड। तो जो आपका उच्च आवृत्ति वाला बैंड होता है इसका फॉर्मूला होता है FC प्लस FM। FC का वैल्यू कितना था आपका किलो हर्ट्ज में 1000 और FM का वैल्यू कितना था 10। तो इन्हें दोनों को जोड़ने कितना आ जाएगा 1010 किलो हर्ट्ज। ठीक है। LSB निकाल लेंगे। LSB का फॉर्मूला होता है FC माइनस FM। ठीक है, क्योंकि लोअर साइड है तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति कम होगी। 1000 माइनस 10 तो कितना बच जाएगा 990 किलो हर्ट्ज। इसके बाद हमें क्या बताना था कि उनके अलग अलग आयाम भी बताने। तो आयाम का फॉर्मूला क्या होता है प्रति एक पासर बैंड का आयाम। तो प्रति एक पासर बैंड का आयाम का फॉर्मूला होता है MEC/2। ठीक है, MEC/2। अब M क्या होता है, M होता है मॉड्यूलन सूचकांक। इसका वैल्यू होता है EM/EC। तो हमने M की जगह पे क्या रख दिया EM/EC रख दिया और ये क्या बचा EC/2। तो EC से EC कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा EM/2। EM का वैल्यू आपको दिया था 10। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 मिली वोल्ट। तो प्रति एक बैंड का आयाम कितना होगा आपका 5 मिली वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इसमें कहा है 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रतिवर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I का मान भी ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या है प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम, L दे रखा है प्रेरकत्व 0.01 हेनरी, वोल्टेज दे रखा है 200 और इसके बाद फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है 50। आपसे पूछा है प्रतिघात, प्रेरणा प्रतिघात बोलते हैं इसे, प्रतिबाधा और धारा। तो जो प्रतिघात का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा हमें नहीं दिया परंतु हमें क्या दे रखा आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला 2πf और इंटू क्या हो जाएगा एल। ठीक है, 2 ऐसा कैसे ही, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। एफ यानी आवृत्ति आपको दे रखा है 50। ठीक है, एल का वैल्यू कितना होता है 0.01, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 20। 50 से कितने बार कटेगा 2 बार। ठीक है, इस 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये कर रखा है इस 2 से 2 भी कैंसिल। तो आपका कितना बच गया वैल्यू 3.14 और जो आपकी प्रेरणा प्रतिघात है उसका मात्रक होता है ओम। तो कितना आ गया 3.14 ओम। ठीक है, इसके बाद है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL²। ठीक है, R का वैल्यू दिया था 1 ओम। ठीक है, XL अभी आपने निकाला 3.14। इन दोनों का वर्ग कर देंगे। एक का वर्ग कितना होगा 1 और इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग होगा भाई 9.8596। इन्हें हम जोड़ देंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10.8596 इसे रूट में से बाहर निकल लेंगे तो प्रतिबाधा कितनी आ जाएगी 3.2953 ओम। प्रतिबाधा भी क्या होता है एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा ओम। इसके बाद आगे हमें निकालना था वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का फॉर्मूला लगाओगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है V बराबर IR। R का मतलब क्या है टोटल प्रतिरोध, परंतु यहाँ जो हमारे परिपथ है उसमें क्या जुड़ रहा है एक प्रतिरोध जुड़ रहा है और एक प्रेरकत्व जुड़ रहा है। तो इसका मतलब टोटल जो प्रतिबाधा होगी वो R की जगह हम रख देंगे, यानी R की जगह हमने क्या रख दिया Z। ठीक है, तो हमें निकालना था I, तो I बराबर क्या होगा V/Z। V का वैल्यू कितना दिया था 200 और हमारा जो Z का वैल्यू आया था 3.2953। हमने केवल 2 अंक तक लिया है। ठीक है, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो वैद्युत धारा कितनी आ जाएगी 60.69 एम्पियर। यही हमसे पूछा था कि वैद्युत धारा बताओ कितनी होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, यानी हमें अनुगमन वेग बताना क्या होता है। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा व मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिभाषा देखते हैं।
इसमें लिखा जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके धनायन से टकराने लगते हैं। यानी हमने क्या करा, एक चालक तार लिया और तार के सिरों के बीच क्या कर दिया, विभवांतर लगा दी। तो विभवांतर लगाने से क्या होता है, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेने के बाद चलना शुरू कर देते हैं। जैसे भी चलते हैं तो उनके रास्ते में क्या आते हैं, धनायन। वे धनायन से टकराना शुरू कर देते हैं और जब टक्कर होती है तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। इसी प्रकार लिखा था तथा अपनी ऊर्जा खोकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। भाई जब टकराओगे तो उनकी एनर्जी नष्ट होगी, यानी अपनी एनर्जी खोकर के क्या करेंगे, एक निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके विपरीत दिशा में चलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे, किससे, नियत वेग से। और यह नियत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें डी का वैल्यू दे रखा है। डी का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, डी का वैल्यू हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर। त्रिज्या दे रखी है, यानी ये था हमारा व्यास। तो व्यास से हमने त्रिज्या निकाल लिया, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 का आधा, यानी व्यास की आधी। तो कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदल लिया, 10⁻³ से गुणा कर दिया। समय दिया था हमें 75 मिनट का। ठीक है, हमने क्या करा, 60 से गुणा करके इसे भी सेकंडों में चेंज कर लिया। आवेश दिया था हमें 90 कूलाम। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा से पहले हमें आवेश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT। तो I बराबर कितना होगा, Q/T। Q का वैल्यू कितना दिया था, 90, और आपका T का वैल्यू कितना था, 75 × 60। तो हमने क्या करा, इसे 15 से काट दिया। 15 × 6 = 90, ठीक है, और 15 × 5 = 75। ठीक है भाई। और अब क्या हुआ, तो ये 6/5 और गुणा 60। तो हमने 6 से इसे काट दिया 10 बार। ठीक है, 6 से इसे काट दिया 10 बार। और जो आपका बचा ये 1/5 और गुणा 10। तो हमने 5 से पहले 1 को काट दिया, कितने बार कटेगा, 0.2 बार। तो 0.2 अपॉन क्या बच गया, 10। तो यदि आप 10 से इसे 0.2 को डिवाइड करेंगे तो एक अंक आगे और बढ़ जाएगा पॉइंट। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.02 एम्पियर। इसके बाद हमें निकालना था अनुगमन वेग। तो देखिए अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है आपका VD बराबर I/NEA। वास्तव में फॉर्मूला होता है I बराबर NEA VD। तो VD निकालना है तो जो भी इसकी गुणा में है ये सब वैल्यू कहाँ चली जाएगी, I के बेस में। तो यानी VD बराबर हो गया I/NEA। I का वैल्यू अभी निकल रहा था 0.02। N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है आपको 5.8 × 10⁻22। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। और क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा πr² लगा के। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और πr² यानी पाई का वैल्यू होता है 3.14। r आपका निकल के आया था 0.5 × 10⁻³ उसका क्या कर देंगे हम वर्ग। जब इसे आप यहाँ से हल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.74 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि वेग है, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है इसी का गे का अथवा है। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट का, और उसके बाद आपको धारिता शुरू में कितनी दी थी, 10 माइक्रोफैरड, और बाद में कितना कर दिया, 2 माइक्रोफैरड। यानी C1 आपको दिया है 10 और C2 आपको दिया है 2 माइक्रोफैरड। तो पूछा है कि एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा, यानी हमें बताना है ΔU। तो ΔU का फॉर्मूला होता है हाफ C1 - C2 और इंटू V²। ठीक है, तो C1 आपका कितना था 10 और C2 कितना था 2, वो भी किस में था, माइक्रोफैरड में। और वोल्टेज आपको दिया था 200, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। ठीक है, इसका हमने कर दिया वर्ग। तो अब हमने क्या करा, 10 में से 2 घटा दिया, कितना बचेगा 8, और माइक्रोफैरड को किस में बदल दिया, फैरड में। तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻6 से गुणा भी करनी पड़ेगी, और इसे लिख दिया 200 × 200। ठीक है, 2 से हमने 200 काट दिया, कितने बार कटेगा, 100 बार। ठीक है, और इस 2 की गुणा इसमें कर दो, इस 2 की गुणा यदि इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, और यह पावर कितनी है 2, और 2 कितनी होगी, पावर 4। 4 कैसी है, प्लस की, 6 कैसी है, माइनस की। तो कितनी बचेगी, पावर बचेगी -2, क्योंकि माइनस की कैसी है, बड़ी। ठीक है, अब जो -2 पावर है इसे नीचे चले जाओ तो कैसे ले जा सकते हैं, 16/10⁻2 यानी 100। यदि आप 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.16 जूल। तो यानी एनर्जी पूछा था, एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा।
तो एनर्जी में परिवर्तन कितना आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर 0.16 जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यह, जिसमें कहा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करनी है, अपवर्तन की, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा चित्र बनाते हैं, इसमें जो होती है प्रकाश तरंगे आती है, ठीक है, और किसी पारदर्शी तल से या अपवर्तक तल से टकराती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है। जो पहला माध्यम है, पहले माध्यम में आपने चाल मान रखी V1 और दूसरे माध्यम में इसकी चाल बदल देगी, हमने क्या मान ली V2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, माना एक अपवर्तक पृष्ठ x डैश, यह है x और x डैश, जो दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करता है। यानी एक पारदर्शी माध्यम इधर होगा और दूसरा पारदर्शी माध्यम इधर होगा, और दोनों पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग। तो इसमें लिखा है पहले माध्यम में तरंग की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग की चाल V2 है। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाला समतल तरंगाग्र AB देखिए कहाँ है, यह है आपका AB, ठीक है। अनंत पर स्थित तो कोई प्रकाश स्रोत है जिससे एक तरंगाग्र आ रहा है जिसका नाम क्या है, AB। अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर तिरछा आपतित होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आके गिरा, यहाँ तिरछा आपतित हुआ। इसके बाद क्या लिखा वास्तव में, तो ये इस तरीके से होगा, तिरछा आपतित होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन्होंने कहा है क्षण t बराबर 0 पर यदि बिंदु A पर स्पर्श करता है, ये क्षण t बराबर 0 पर कहाँ स्पर्श कर रहा है, बिंदु A पे स्पर्श करेगा। यानी बिंदु A आपका कहाँ है, बिंदु A है आपका, देखिए पहले जब ये इस तरीके से आओगा, इस तरीके से आओगा तो पहले A से टकरा होगा, फिर बाद में B से टकरा होगा। यानी क्षण t बराबर 0 पे कहाँ मिला, बिंदु A पे मिला, यही बात बता रखी है इन्होंने। तरंगाग्र के बिंदु B को अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, और इसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस A की तुलना में कितना समय लगेगा, t समय। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसकी चाल देखेंगे तो चाल कितना होगा, पहले माध्यम में चाल कितनी थी V1 और समय कितना लगा t। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर v इंटू टी, ठीक है। क्योंकि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का फार्मूला क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता चलेगी, B से A डैश तक की दूरी कितनी होगी, B A डैश बराबर V1 इंटू टी, ठीक है। तो इसमें लिखा है जैसे जैसे AB आगे बढ़ता है वह A डैश के बीच आने वाली अन्य बिंदुओं से टकराता है। यानी इसके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो सभी बिंदुओं से टकराओगा, ठीक है, जिससे इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है। तो जहाँ जहाँ पे वो टकराओगा वहाँ से क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेगी। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिका निकलती है जो दूसरे माध्यम में V2 चाल से A B डैश दूरी तय करती है। सबसे पहले जो तरंगिकाएँ निकलेगी किस वाले पॉइंट से निकलेगी, तरंगिकाएँ आपकी सबसे पहले निकलेगी पॉइंट A से। किससे निकलेगी भाई, पॉइंट A से तरंगिकाएँ निकलेगी, जो क्या करेगी, यहाँ से चलेगी और इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। बिंदु A को केंद्र मानकर A B डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं तथा बिंदु क्या लिखा है, हाँ, तथा बिंदु A डैश B डैश पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इसमें क्या करा हमने, जो आपका ये था बिंदु से केंद्र मान के यहाँ पे एक इस तरीके का चाप खींच दिया, ठीक है, चाप खींच दिया और उसके बाद यहाँ से हमने इस पर एक स्पर्श रेखा डाल दिया, ये तो लिखा है, तथा हम इस पर एक स्पर्श रेखा डाल देते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, यह स्पर्श रेखा सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगी। यानी ये जो द्वितीयक रेखा होगी, जितनी भी तरंगिकाएँ आएगी उन सबसे टकराएगी, अतः आपका A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, चूँकि तरंगाग्र के बिंदु B द्वारा A डैश तक जाने में तय दूरी, यानी जो आपका पॉइंट B था, B आपका ये था, इससे यहाँ तक जाने में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी, आपका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी यानी कितनी होगी, B A डैश, और जो हमारा फॉर्मूला होगा चाल गुणा समय। चाल कितनी थी, पहले माध्यम में V1 और समय कितना लिया, t। तो अब त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, BAA डैश, BAA डैश देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है BAA डैश, ये वाला त्रिभुज है आपका। यहाँ त्रिभुज में एंगल कितना बना है, I का, ठीक है। तो I का हमने यानी एंगल का फॉर्मूला लगाया, साइन I बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, साइन I बराबर लंब बटा कर्ण। लंब यानी इसके सामने वाली भुजा, लंब यानी कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है आपकी, BA डैश, और कर्ण क्या होते हैं, 90 के सामने वाली भुजा। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली,
ए डैश, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है भाई, ए डैश, देख लीजिए एक बार। 90 के सामने वाली भुजा है ए डैश, तो ये हो गया आपका कर्ण। और ये कोण के सामने वाली भुजा होती है ये वाली, तो ये क्या होगा, लंब। तो हमने लिख दिया यहाँ पे लंब यानी बी ए डैश अपॉन ए डैश। तो यानी बी ए डैश का वैल्यू कितना आया था V1T, और ए डैश अभी ऐसा का ऐसे रखा है। ऐसा मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमने क्या करा, द्वितीयक तरंगिका द्वारा ए से बी डैश तक जाने में तय दूरी, इसका फॉर्मूला यही होगा, ए बी डैश बराबर V2, क्योंकि दूसरे माध्यम में चाल कितनी थी V2, तो ये इस तरीके से जा रहा है ना, तो दूसरे माध्यम में चाल कितनी थी आपकी V2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, V2 × T। अब हमने त्रिभुज में लगाया, त्रिभुज आपका ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज आपका ए बी डैश ए डैश, यानी ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यहाँ पे एंगल कितने का है, आर का। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो आपकी लंब कितनी होगी, V2T, ठीक है। और कर्ण कितना होगा, ए डैश। तो ये लिख दिया यहाँ पे ए डैश, ठीक है। यह आपका ए बी डैश ऊपर वाला लंब, और नीचे क्या होगा, ए डैश, ठीक है। अब हमने इसका वैल्यू निकाल लिया था, इसका वैल्यू निकाल लिया था हमने निकाल लिया था ए बी डैश का वैल्यू कितना आया था, V2T। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, V2T, और बटे में क्या है, ए डैश। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और दोनों क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। दोनों क्या कर दिया हमने, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे sin I अपॉन sin R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1T और इंटू A1 ए डैश और अपॉन A1 ए डैश, और बटे में V2T। तो A1 ए डैश से कैंसिल और V से V कैंसिल, तो क्या बच गया, V1 बटा V2। और यही होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किसके लिए लागू होता है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए। और यही हमें सिद्ध करना था इसमें, कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमें सिद्ध करनी थी। तो क्या प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है, sin I बटा sin R बराबर क्या होता है, V1 बटा V2, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है, लंबी दूरी के रेडियो प्रेक्षित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं। यानी लंबी दूरी के लिए यदि आपको रेडियो की तरंगें भेजनी है तो उसके लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं। तथा दूसरा है, लंबी दूरी के टीवी प्रेक्षण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट से आपके टीवी वगैरह चलते हैं, जो आपने डिश देखे होगी, डिश के जो ये होते हैं ऊपर इस पर लगे रहते हैं कैंसर, जिन्हें बोलते हैं ग्राही, ठीक है, ग्रहण करने वाले, सिग्नल ग्रहण करने वाले। सभी के ज़्यादातर जो फेस किया जाता है, डिश का फेस ज़्यादातर इसी दिशा में किया जाता है, पूर्व दिशा में। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर है आपके सैटेलाइट्स, जिन्हें बोलते हैं उपग्रह। तो ये उपग्रह क्यों लगाए जाते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें लिखा है, ये नंबर 1 पहले का आंसर, ये तरंगे पृथ्वी के आयनमंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौट आती है, और इसी कारण बिना ऊर्जा खोए पृथ्वी पर लंबी दूरी तय करती है। जो आपकी ये होती है रेडियो तरंगे, कैसी होती है, लघु तरंग बैंड की इसलिए होती है क्योंकि यदि इन्हें हम भेजते हैं तो ये आयनमंडल से टकराती है, और टकरा के परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर आ जाती है, और इनकी जितनी एनर्जी थी उतनी की उतनी ही एनर्जी रहती है, तो इसलिए लंबी दूरी भी तय कर सकती है, ठीक है। इसीलिए हम लघु तरंग बैंड की आवृत्तियों का यूज करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है आपका, दूसरे में लिखा था, हम क्यों करते हैं किस चीज़ का यूज, हम सैटेलाइट्स का यूज़ क्यों करते हैं टीवी सिग्नल के लिए। इसमें लिखा है दूरदर्शन, टीवी को पहले क्या बोलते थे, दूरदर्शन के लिए। तो इसमें लिखा है, दूरदर्शन प्रसारण में अति उच्च आवृत्ति जैसे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और ये तरंगे पृथ्वी के आयनमंडल को पार करके अंतरिक्ष में निकल जाती है। यहाँ पर कैसी थी, यहाँ पर थी आपकी लघु तरंग, तो लघु तरंग तो आयनमंडल से टकरा के वापस आ जाएगी, परंतु जो उच्च आवृत्ति की तरंग होगी वो आयनमंडल को पार करके कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में, और उन्हें वापस भी तो पृथ्वी पे भेजना पड़ेगा, तभी तो आपके डिश वगैरह सिग्नल कैच करेंगे। यदि वे अंतरिक्ष में चली गई तो वहाँ पे सिग्नल कौन लेगा, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ सैटेलाइट लगा देते हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह, उपग्रह का क्या काम होता है, ये जो हमारी तरंगे भेजी गई है उच्च आवृत्ति की, आयनमंडल को तो इन्होंने पार कर दिया, क्योंकि उससे टकरा के वापस आ जाती, तो सैटेलाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। अब ये तो टकरा के वापस नहीं आई, ये सब की सब कहाँ चली गई, अंतरिक्ष में। तो उसके लिए क्या कर रखा, अंतरिक्ष में लगा रखे सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या करेंगे, इन्हें कैच करेंगे तरंगों को, तरंगों को कैच करने के बाद फिर से वापस पृथ्वी पर ही भेज देंगे। तो लिख रखा आता है, इन्हें पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए उपग्रहों का उपयोग करना आवश्यक है। तो उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि ये अंतरिक्ष में जाने से रोक सके ना, और फिर से पृथ्वी पर वापस भेज सके, इसीलिए सैटेलाइट का उपयोग करा जाता है। तो ये हमने यहाँ तक अपने क्वेश्चन नंबर 5
पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम पूरा अनसोल्ड जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 6 से लेके 9 तक हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। ठीक है, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।